नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी विद्यार्थियों को और सहयोगियों को। ठीक है, देखते हैं जैसा डेली करंट अफेयर और एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। राइट, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ये हमने एक नया एक्सपेरिमेंट या नया पैटर्न मतलब अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमने व्याख्या देना स्टार्ट कर दी है। तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा ना। तो जहां कुछ आपको कमी लगे, जैसे मान लीजिए कोई बैकग्राउंड है, ज्यादा मतलब ब्राइटनेस है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसे इंप्रूवमेंट कर लेंगे ना, क्योंकि आप सब विद्यार्थी हमारा सोर्स है। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्या न्यूज है। और इसको ये आज 17 जो आज 18 जो है तो अगस्त है, तो 17 की दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग में पढ़ेंगे न्यूज ना, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको दें। तो 17 अगस्त की जो न्यूज है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप सभी लोग देख लीजिए विद क्वेश्चन एमसीक्यू साहब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो भी एग्जाम होंगे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की घोषणा की है? अभी हाल ही में ऐसा कोई राज्य होगा जिसने इस प्रकार की घोषणा की होगी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, अब आपको आंसर देना है, और आंसर इसका क्या होगा कि अभी हाल ही में 15 अगस्त के दिन ही ऐसा किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के साथ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार 8वीं बार उन्होंने, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ठीक है, और इसके बाद अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, आखिर ये स्कीम क्या कहना चाहती है ना। तो देखते हैं यहां पर इस स्कीम के क्या फायदे हैं और कैसे लोग इससे फायदा ले सकते हैं ना। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की घोषणा की है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा है कि इसके जरिए 10 लाख युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार से भी उनको हम जोड़ सकते हैं। एमएसई एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए, एमएसएमई जानते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, स्मॉल माइक्रो मीडियम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होता है सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयां। गठन के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी, सरकार आर्थिक मदद देगी। इससे लगभग 50 लाख रोजगार सृजित होंगे। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। दूसरी किस्त में 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मतलब कहने का यह है कि इससे भी कम से कम आने वाले समय में 50 लाख रोजगारों का सृजन होगा। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको कम करने में क्या होगी, थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। ये है उत्तर प्रदेश सरकार का एक एजेंडा युवाओं के लिए, क्योंकि युवा कह रहे हैं ऊर्जा से भरपूर है और वो नए कामों में कहीं ना कहीं ज्यादा अपना मन लगाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? और आपके सामने ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, और एक ऑप्शन और दिया गया है यूएई। इस ऑप्शन को भी यहीं पर लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ऑप्शन और दे रखा है जिसका नाम है यूएई। ठीक है, अब बताना है आप लोगों को कि आईसीसी T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा, फिर इसकी व्याख्या देंगे हम। तो इसका सही आंसर क्या जा रहा है? यूएई के साथ जा रहा है। हालांकि अभी बांग्लादेश ने प्रॉपर तरीके से मना नहीं किया, बट हालात नहीं सही बांग्लादेश के। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे तो सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना। ये आईसीसी T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप हो चुका है, जिसको अमेरिका और वेस्ट इंडीज देश का आयोजन किया है, जिसमें विनर इंडिया है, रनर साउथ अफ्रीका है। इंडिया दूसरी बार आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखेंगे यहां पर, ठीक है, इसकी व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या ये कह रही है कि आईसीसी यानी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहां पड़ता है, दुबई। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछते हैं
तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई। क्लियर हो गया इस। और इसमें बात करते हैं कि आईसीसी T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश में होना था, लेकिन सबको पता है बांग्लादेश की कंडीशन सही नहीं है, वो करवा नहीं पाएंगे इसलिए। लेकिन अब इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा। ठीक, अबू धाबी है, दुबई है। अक्सर कई बार पहले भी यूएई में खेल मैदान या वहां पर ऐसे खेल खेले गए हैं। कोविड के समय पर भी ऐसा आईपीएल वगैरह हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब शुरू किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, इसके बारे में आज आपको हम डीप में समझाएंगे बहुत बढ़िया विस्तार से। तो भारत का पहला जो मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, ये कब शुरू किया जाएगा? 2024, 2025, 27, 30, कुछ इसी प्रकार के ऑप्शन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब इसका जो सही आंसर है वो है 2024। क्लियर हो गया? 2024 इस मंथ के, यानी ये जो ईयर चल रहा है 2024, इसका जो लास्ट मंथ होगा दिसंबर में, ऐसी योजना है इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ का। अब हम पढ़ लेंगे जरा स्टेटमेंट या कमेंट पढ़ लेंगे। वो क्या मेंशन है? कमेंट लिखा हुआ है कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, याद आया इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जरा एक बार हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ स्पेस के मामलों की सुपरवाइजरी बॉडी है इसरो, डिफेंस के मामलों में DRDO है। तो इसरो जो है, ठीक है, जो 1969 और जिसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। ठीक है, तो इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि हमारे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन गगनयान परियोजना के पहले मिशन को दिसंबर 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। राइट, अब है गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। ठीक है, गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। मिशन सफल होने पर भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जिसमें लोग गए हों। अभी तक ऐसा करने वाले देश कौन है? अमेरिका है, रूस है, चीन है। 3 ही देश ऐसा कर पाए हैं। अगर इंडिया भी ऐसा करने में कामयाब होगा तो ये विश्व का चौथा देश बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? भारतीय वायुसेना से चुने गए इन 4 अधिकारियों के नाम भी आप नोट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आ चुका और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, समझ रहे? थोड़ा सा हम 0 to हाई लेवल पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि किसी भी लेवल का कोई विद्यार्थी देखे तो उसका फायदा हो जाए। अब इसके अलावा और देखते हैं इसमें क्या है पॉइंट। जो 4 अधिकारियों के नाम है वो पढ़ लेंगे हम लोग। क्या लिखा है? एक है कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, एक नाम ये याद रखेंगे। एक है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, एक है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और एक है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला ही क्या बनाए गए हैं? प्राइम पायलट। एक ये बात नहीं भूलेंगे आप, इनको क्या बनाया गया है? प्राइम पायलट। और कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, जिनको शॉर्ट में पीबी नायर के नाम से भी जाना जाता है, पीबी नायर, इनको बनाया गया है बैकअप प्राइम पायलट। बैकअप प्राइम पायलट, ये बात नहीं भूलेंगे। अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम शुभांशु जी के साथ होती है तो बैकअप में एक पायलट के तौर पे कौन रहेंगे? पीबी नायर साहब। ठीक है, और अजीत प्रताप, यानी अजीत मतलब कृष्णन और अंगद प्रताप, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, जो हमारे मिशन गगनयान के अंतर्गत 4 लोग जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में डॉक्टर RN अग्रवाल का निधन हो गया, ये संबंधित है। हम हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं, कोई आपसे इसको घुमा के पुट कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है पूरा क्वेश्चन आपके सामने क्लियर पिक्चर बन जाना चाहिए कि RN अग्रवाल कौन है, इनके भाई मर गए तो इनकी क्या विशेषता थी, ये क्यों चर्चा में आए, ये सारी बातें है ना। तो ऑप्शन है वैज्ञानिक है, फिल्म निर्देशक हैं, संगीतकार हैं, या एक न्यायमूर्ति हैं, या कुछ इसी तरीके के दूसरे ऑप्शन भी आपके पेपर में हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इनके बारे में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वैज्ञानिक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? राइट आंसर विल बी साइंटिस्ट है।
अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ, अब इसकी व्याख्या देख लेंगे हम तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्याख्या क्या है? देश में अग्नि मिसाइल के जनक माने जाने वाले और अग्निमैन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर RN अग्रवाल का निधन हो गया। है कौन वास्तव में ये अग्नि मिसाइल, जो हमारी अग्नि जो प्रोजेक्ट थे, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ये, राइट। अब क्या है कि उसी के अग्नि मिसाइल के एक प्रकार से जनक हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इन्हीं पूरा प्रयास है। और इनको इंडिया में अग्नि मैन, जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ना। तो लिखा है मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर RN अग्रवाल का निधन हो गया। अग्रवाल जी ने भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली में अहम भूमिका निभाई है, ये आप सबको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है 2000। लेकिन ऐसे डेटा आपसे कम पूछे जाएंगे। पद्म भूषण जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कहा जाता है। अगर नागरिक सम्मान की बात हम करते हैं तो सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो हमारे यहाँ क्या है? भारत रत्न है। ठीक है, ये भी बातें समझ लेंगे आप सभी लोग, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा लेक्चर, कौन सा वीडियो, कब कौन सा विद्यार्थी देखता है। तो जो सबसे बड़ा है, सबसे पहला भारत रत्न है, यानी जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? पद्म विभूषण आता है। ठीक है, ये बात हो गई। थर्ड नंबर पे पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे पद्म श्री आता है ना। क्लियर बात हो गई। और खास बात यह कि चारों इन अवार्ड में कोई भी प्राइज मनी आपको नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंतर्गत आ जाते हैं। जितना बेहतर नॉलेज रखेंगे उतना ही सिलेक्शन के नजदीक खड़े मिलेंगे आप। अब इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेंगे, महिलाओं के द्वारा संचालित स्टार्टअप में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? क्वेश्चन कर लीजिए क्लियर। महिलाओं के द्वारा संचालित स्टार्टअप में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर आता? पुरुष वाली बात नहीं कर रहे, ओवरऑल नहीं बोल रहे, एक महिला स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे हमने स्टार्टअप को आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो यहां बात करते हैं प्रथम स्थान पे कौन आएगा। ऑप्शन है महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है। कुछ इस तरीके के चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो चूंकि चाहे पुरुष स्टार्टअप हो चाहे महिला स्टार्टअप हो, ध्यान रखेंगे इस बात की, दोनों मामलों में नंबर 1 कौन है? महाराष्ट्र है। दोनों मामलों में जो नंबर 1 पोजीशन है वो किसकी है? वो महाराष्ट्र की है। ये नहीं भूलेंगे आप। चाहे कोई आपसे ओवरऑल स्टार्टअप की बात करे तो भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा। ठीक है, यूपी चौथे नंबर पे है ओवरऑल में। ध्यान रखेंगे, जो विद्यार्थी स्पेशली यूपी पेपर देते हैं, यानी अगर बात उत्तर प्रदेश की करते हैं ओवरऑल, इसमें कोई महिला पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल प्रदर्शन देखा जाए तो नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। अगर स्पेशली महिलाओं के रेफरेंस में देखा जाए, जैसा ये क्वेश्चन हमने बनाया है या ऐसा क्वेश्चन चर्चा में है, तो महिलाओं की नजरिए देखेंगे तो भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। लेकिन महिलाओं के नजरिए में, यानी फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यूपी की स्थिति नंबर 2 पे है। ये बात समझ में कुछ आपको वाई नहीं आई? महिलाओं के नजरिए से स्टार्टअप की बात करें तो यूपी नंबर 2 पे है। ठीक है, अगर ओवरऑल की बात करें तो यूपी 4 नंबर पे है। अगर लेकिन ओवरऑल महिला दोनों की बात करें तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। क्लियर बात हो गई। अब इसका आंसर महाराष्ट्र हो गया। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या क्या है। ठीक है, देख लेंगे। यहां पर देखिए, ये लिखा हुआ है महिला संचालित स्टार्टअप, महिलाओं के द्वारा जो संचालित स्टार्टअप उनकी बात कर रहे हैं। एक डेटा 2022 का, एक डेटा 2023 का। 24 का डेटा अभी इसलिए नहीं क्योंकि 24 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन शब्द डेटा पढ़ने नहीं है, आप सिर्फ एक टॉप पढ़ लीजिए, एक उत्तर प्रदेश पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, या टॉप 5 पढ़ लीजिए, बहुत है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। एक तरफ राज्य है तो देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है ये 2022 में ये था, 2023 में ये हो गया, यानी महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा हुआ है, ये 1290 थे और 1780 में आ गए। ठीक है, इजाफा हुआ है। ऐसे ही दिल्ली में देखिए 1200 में थे, 1600 आ गए। कर्नाटक में 1200 से 1500 आ गए,
गुजरात में 900 से 1400 आ गए। तो लमसम अच्छा खासा इजाफा हुआ है, ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। लिखा है कि महिलाओं के द्वारा संचालित स्टार्टअप में यूपी देश भर में दूसरे स्थान पर है। और ये सबसे अच्छी बात है, जो लोग बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। और पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि दिल्ली की पोजीशन 3rd नंबर पे आती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे स्टार्टअप के मामले में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी। अभी हाल ही में थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन हैं, जिनको हम लोग देख लेंगे। क्या लिखा है। श्रेथा थाविसिन सिनवात्रा, पैतोंग तार्न सिनवात्रा, इंग्लक सिनवात्रा और श्रीथा थाविसिन। ये नाम है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के। चारों ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि चारों प्राइम मिनिस्टर ही रहे हैं। अब आप समझ में बात आ गई नहीं आ गई। मतलब कहने का क्या है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की, पूरे विश्व की नहीं, थाईलैंड की। तो सबसे अच्छी बात है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ये कितने वर्ष की है, 37 वर्ष की है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। दूसरा पॉइंट है, ये थाईलैंड की कौन से नंबर की पीएम बनी है, 31 नंबर की पीएम बनी। ये बात समझ में आ गई। थाईलैंड से बनने वाली ये दूसरी महिला है, सेकेंड फीमेल है। ये बात समझ में आ गई। तो फिर पहली महिला कौन है। पहली महिला इनकी चाची ही है, पारिवारिक मामला है ना, इनकी चाची है, जिनका नाम है इंगलक सिनवात्रा। ये थाईलैंड की पहली महिला पीएम है। थाईलैंड की पहली महिला पीएम, और ये थाईलैंड की सेकेंड फीमेल पीएम है, सेकेंड फीमेल पीएम। एंड यूथ, और सबसे ज्यादा युवा भी। अभी थाईलैंड में कोई 37 वर्ष का व्यक्ति पीएम नहीं बना, चाहे ही हो चाहे सी। तो थाईलैंड के इतिहास में दूसरी महिला पीएम, और सबसे ज्यादा कम उम्र की या युवा महिला पीएम। रैंक कितनी है, 31। ये बात समझ में आ गई। उम्र वैसे उनकी पूछेंगे नहीं। अब चूंकि दो ही महिलाएं रही हैं, एक ये फीमेल है जो अभी बनी है, और एक ये फीमेल है जो इससे पहले बन चुकी है। और जो ऊपर नाम लिखा है, ये इन्हीं की छोटी बेटी है, ये इनके पिताजी हैं, जिनका नाम था श्रेथा थाविसिन सिनावात्रा। और जो चौथा ऑप्शन हमने दिया है, इन्हीं को कोर्ट ने नैतिक मामलों के उल्लंघन के आरोप में इनको हटाया है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो जिनको हटाया है, ये अभी इससे पहले पीएम थे, तो इनको आप एक्स पीएम कहिए ना। इन्हीं की जगह पर आई है कौन, पैतोंग तार्न सिनावात्रा। कल हमने ये क्वेश्चन अपने वीडियो माध्यम से पूछा था, तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक विद्यार्थी ने इसका आंसर भी दिया था, प्रभास शर्मा जी ने, उनको धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही डेली क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो उसका आंसर देने की कोशिश किया करिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अगला थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समझा तो हमने दिया ही दिया है। अब यही चीज यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगी एक्सप्लेनेशन में। राइट, देखो क्या लिखा हुआ है, आप ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे। थाईलैंड की संसद में पूर्व पीएम श्रेथा थाविसिन सिनावात्रा की छोटी बेटी पैतोंग तार्न सिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। सबसे कम उम्र में पीएम बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। पैतोंग तार्न अपने परिवार में थाईलैंड की कमान संभालने वाली तीसरी व्यक्ति है। अभी हमने बताया था ना, तीसरी व्यक्ति है। मात्र 37 वर्ष की उम्र में वो देश की 31वीं प्रधानमंत्री चुनी गई है। इससे पहले उनके पिता और चाची, अभी बताया था उनकी चाची इंगलक सिनवात्रा, यानी चाची भी रही है पीएम, उनके पिता भी पीएम रहे हैं। अब जो है उनकी बेटी, सबसे छोटी बेटी जो है, जिनका भी नाम बताया हमने, पैतोंग तान सिनावात्रा, ये जो है पद संभाल चुके हैं। पैतोंग तान अपनी चाची के बाद थाईलैंड की दूसरी महिला पीएम बनी है। अब वो सत्तारूढ़ दल फेउ थाई की नेता है। वहां जो एक रूलिंग पार्टी है, उसका नाम है फेउ थाई, उसी की लीडर है। क्लियर हो गया पॉइंट। अभी ये हालांकि संसद की मेंबर नहीं बनी है, लेकिन बहुमत से लोगों ने इनको चुन लिया है। अब आगे की प्रक्रिया जो भी होगी वो अपना समझेंगे वो लोग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं 5-6 महीने, ठीक है, चाहे आप पीसीएस दे, चाहे आप आरओ दे, या XYZ कोई और भी एग्जाम आ जाता है, उसकी भी अगर तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए मोस्ट। अगर ये कुछ बैकग्राउंड आपको प्रॉब्लम करता है तो बताइएगा, मैं बैकग्राउंड आपका जो है चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने एक इससे पहले क्लास ली व्हाइट बैकग्राउंड में, उसी बैकग्राउंड में कर देगा। तो जब कुछ भी ऐसी चीज आपको लगे तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर लिखा है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 70, याद रखेंगे 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, ये क्वेश्चन है। या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ आपका सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, कोई डायरेक्टर, कोई फीचर फिल्म, कोई सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म, ऐसे क्वेश्चन वो 7-8-10 टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। और हम इसको आपको डीप में समझा देंगे, इसके बाद आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, कहीं से भी मत पढ़िए आप। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन है मलयाली फिल्म आट्टम द प्ले, एक ही ऑप्शन है। कन्नड़ फिल्म KGF 2, मतलब आप भी अपने घर में चेक कर सकते हो इसका क्या आंसर होगा, फिर तो नीचे आंसर मेंशन ही होगा। तमिल फिल्म है PS1, सुना होगा आपने, मणिरत्नम की फिल्म है तमिल फिल्म PS1। तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयाली फिल्म अट्टम द प्ले। अट्टम कहीं लिखा है, कहीं अट्टम द प्ले, द राइट आंसर इज अट्टम द प्ले। ये तो आंसर हो गया। अब हम आपको पढ़ा देते हैं 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में विस्तार से। अब वो पढ़ लेंगे तो आपका और ज्यादा मैटर ओके हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। लिखा है कि 2022 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए, ध्यान रखेंगे 2022 में जो फिल्में रिलीज हुई उनके लिए सम्मान दिया गया। अभी 23 की बात नहीं की गई, 24 तो खैर चल ही रहा, वो तो वैसे नहीं आएगा। थोड़ा कुछ अवार्ड थोड़े लेट चलते हैं ना। तो 2022 में जो रिलीज फिल्में हुई उसके लिए सरकार ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की। नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। बाकी और भी बहुत सारे जो है अवार्ड फिल्मों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि फिल्म पुरस्कारों घोषणा की गई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन हर साल भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, कौन सी मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है, ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आने वाले फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। हर हर कैटेगरी समितियां बनती हैं और फिर वो सब आके आके रिपोर्ट देती है ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को। अब देखते हैं, अब इसमें क्रम से पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे कैसे किसको क्या क्या अवार्ड मिले, है ना। देखो, वैसे तो हम पूरी अवार्ड की सूची बना देते, 20-25 पॉइंट बन जाते, बट उतना पढ़ने कोई फायदा नहीं है, वो फिर लेक्चर नहीं, बोरिंग हो जाएगा। आप मैक्सिमम पढ़िए तो 6-7 पॉइंट पढ़ लीजिए, बस वही आपके लिए सफिशियंट है। बाकी देखिए हमने कितना आपको पढ़ाने की कोशिश की है। 2022 के लिए मलयाली फिल्म अट्टम द प्ले सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसा अभी हमने इससे रिलेट क्वेश्चन भी आपसे पुट किया है, क्लियर बात हो गई। संपूर्ण मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम क्या है, कंतारा, ये नहीं भूलेंगे। कंतारा याद आया, कन्नड़ मूवी थी, याद करिए, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत फेमस हुई थी मूवी वो। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कन्नड़ फिल्म कंतारा, किसको दिया गया है, वो अभिनेता कौन है, ऋषभ शेट्टी, याद होगा आपको, ठीक है। वो जली कट्टू वाला जो एक गेम नहीं होता है, बैल बैल सांड मार जैसे फिल्म वो शुरू होती है, आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया बोलता नहीं, वाओ, तो वो आपको याद आ जाएगा वो। लिखा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कन्नड़ फिल्म कंतारा ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कंतारा, संपूर्ण मनोरंजन करने वाली कंतारा हो जाएगी। फिर इसके बाद अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पे आओ, इसमें मिला है ज्वाइंट अवार्ड। तो इसमें किसको मिला है, नित्या मेनन को, तमिल फिल्म, ठीक है, तिरुचित्राम्बलम, क्या नाम है, तिरुचित्राम्बलम। और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। यानी सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट एक्ट्रेस विल बी 2 पर्सनालिटी एंड द बेस्ट एक्टर विल बी सिंगल पर्सनालिटी ऋषभ शेट्टी। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, नित्या मेनन को तमिल फिल्म, ठीक है, और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉइंट।
अब देखिए, अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री हो गए। तो अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री। ठीक है, ये भी तो देखेंगे, को एक्टर को एक्ट्रेस। तो पवन राज मल्होत्रा हरियाणवी फिल्म फौजा, हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। कौन? पवन राज मल्होत्रा, या कहीं कहीं पवन राज भी लिखा है। हरियाणवी फिल्म है फौजा के लिए, ये बेस्ट को एक्टर है। ठीक है, फिर आता है नीना गुप्ता, सभी लोग जानते हैं, बड़ी फेमस है नीना गुप्ता जी। ठीक है, अभी पंचायत वेब सीरीज है जिसमें प्रधान बनी है वो। बाकी चूंकि बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, कई फिल्मों में काम कर चुकी, सभी लोग परिचित होंगे नीना गुप्ता से, एक्टिंग करने बहुत माहिर है। नीना गुप्ता ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। ठीक है, ये हिंदी फिल्म है। ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है किसको? नीना गुप्ता जी को। सूरज बड़जात्या की हिंदी फिल्म है, ध्यान रखेंगे, सूरज बड़जात्या की हिंदी फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यानी सूरज बड़जात्या जो है ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलेगा, फिल्म ऊंचाई के लिए, हिंदी फिल्म है। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। और एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाली फिल्म कौन है? तो मणिरत्नम है डायरेक्टर, उनकी फिल्म है पोनियन सेल्वन पार्ट 2, जिसको पीएस पार्ट 1, पीएस पार्ट 2 कहते हैं। ने सर्वाधिक 4 मेडल जीते हैं या 4 पुरस्कार जीते हैं। बात कर हो गई नहीं हो गई? सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म पीएस पार्ट 1, 4 मेडल, 4 अवार्ड जीते हैं, ये बात हो गई। अब इसमें कुछ खास खास पॉइंट और हैं, उनको भी देख लीजिए आप लोग। लिखा हुआ है कि ए आर रहमान को पीएस पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पार्श्व संगीत के रूप में चुना गया है। ए आर रहमान को भी मिल गया पीएस 1 के लिए। पोनियन सेल्वन पार्ट 1 को सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के लिए भी चुना गया है। भाई अब 22 भाषाएं हैं तो हर क्षेत्रीय भाषा में कोई ना कोई फिल्म को भी सम्मान दिया जाता है। बाकी तो जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो अब 22 भाषाओं के लिए है, स्पेशली हिंदी भाषी नहीं है। फिर लिखा है प्रीतम को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक चुना गया। प्रीतम को सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद देखेंगे पॉइंट अगला क्या है। फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज ने अपनी लघु फिल्म फुर्सत के लिए गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। कौन? विशाल भारद्वाज, काफी फेमस है ये। इसके बाद है दीपक दुआ, हिंदी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। हिंदी के लिए सर्वश्रेष्ठ समीक्षक के तौर पे, एनालिटिकल। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए आनंद एकरसी आट्टम द प्ले सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक। ठीक है, आट्टम के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए आनंद जो है मतलब एकरसी आट्टम फिल्म के लिए। लेखक गुलमोहर के लिए अर्पिता मुखर्जी व राहुल वी चित्तेला को चुना गया है। ठीक है, गुलमोहर के लिए ये अवार्ड मिला है उनको। और पॉइंट आता है सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार प्रमोद कुमार को हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए दिया गया। यानी इसने इससे पहले भी, इसमें आपको याद होगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता है फौजा फिल्म हरियाणवी, और इसमें जो है इसको बेस्ट डेब्यू निर्देशक का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इतना आप लिए सफिशिएंट है। हम चाहते उसको और लंबा करते, लेकिन हम चाहते नहीं कि कोई लेक्चर 30 मिनट से ऊपर जाए करंट अफेयर का, और सारे बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक, क्योंकि कभी कभी डेटा है दाएं बाएं हो जाता है, तो आप अपना एफर्ट करने में कोई कमी मत छोड़िए। फिर जैसा होता है आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। और ये एक बार जरूर इसको लाइक शेयर कमेंट करना, ये बताना वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको फॉर्मेट पैटर्न कुछ अजीब सा लग रहा हो तो चेंज करने वाला हो, तो वो मैं कलर भी चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा रेड कर दूंगा, जिससे थोड़ा अच्छा लगे, एक अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि अट्रैक्शन में लोग दिखना भी चाहते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है, ऐसे देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट से जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।